तो ये कहानी एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पे 7 अलग अलग टाइप्स के मैजिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि इस यूनिवर्स के अंदर रहने वाले हर एक कल्टीवेटर को मैजिकल एलिमेंट इस्तेमाल करना आता था, बस सिर्फ कुछ खास फैमिलीज के लोग ही इन मैजिकल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना जानते थे, जिसके चलते पूरी दुनिया भी टोटल 7 अलग अलग हिस्सों में बट गई थी, क्योंकि उनमें से हर एक एलिमेंट वाली फैमिली किसी न किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करती थी। अब उनमें से ज्यादातर मैजिकल कल्टीवेटर्स तो मिलजुल कर ही रहना पसंद करते थे, जिसके चलते वो लोग एक दूसरे के किंगडम में भी आते जाते रहते थे। लेकिन आइस और फायर, जो कि नेचर वाइज भी एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है, इन दोनों ही फैमिलीज के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और इसी के चलते पिछले हजारों लाखों सालों से इन दोनों फैमिलीज की दुश्मनी इसी तरह से चलते हुए आ रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक दिन आइस फैमिली की एक लड़की को फायर फैमिली के एक लड़के के साथ प्यार हो गया और उन दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज के खिलाफ जाते हुए एक दूसरे के साथ शादी कर ली, जिसके चलते जन्म हुआ हमारे हीरो रोंगनियान का, जो कि आगे की सारी कहानी हमें अपनी जर्नी में बताएगा। तो चलिए देखते हैं अपने मेन हीरो को क्या कर रहा है। तो अभी के लिए हमारा हीरो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपने ब्रेक थ्रू में फंसा हुआ था, क्योंकि उसका मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ हो रहा था, जिसे हराने के लिए अब तक रोंगनियान अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, पर वो कल्टीवेटर अपनी जगह से टसमसी नहीं हुआ, जबकि रोंगनियान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर हमारा हीरो रोंगनियान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो खुद को याद दिलाते हुए कहता है, सोचो रोंगनियान, तुमने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट क्यों किया था? क्या तुम अपनी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की जर्नी को ऐसे ही बर्बाद जाने दोगे? उठो रोंगनियान, क्या तुमने इसी दिन के लिए मैजिकल एलिमेंट को प्रैक्टिस किया था? क्या तुम भूल गए तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? ये सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि रोंगनियान की बॉडी से एक अलग ही तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया भी वहाँ पे कांपने लगा था। अभी के लिए रोंगनियान था हुआ रोंग एम्पायर के अंदर, और वो डूटियान सिटी के बाहर वाले हिस्से में एक खतरनाक कल्टीवेटर का मुकाबला कर रहा था, जबकि रोंगनियान की बॉडी से रिलीज होने वाली वो मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एनर्जी रोंगनियान की बॉडी को उठाकर उसे धीरे धीरे ऊपर हवा में ले जाने लगती है, जिसके अंदर ही रोंगनियान वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करने लगा था। और जैसे ही रोंगनियान का ब्रेक थ्रू वहाँ पे पूरा होता है, तो हम देखते हैं कि रोंगनियान की बॉडी के पीछे एक फायर एलिमेंट वाला चक्र बनना शुरू हो गया था, और हमारे हीरो रोंगनियान का ये वाला रूप देखने में बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, जो कि वहाँ पे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपने दुश्मन से कहता है, पेपेलो, आज तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन रोंगनियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके दुश्मन पेपालो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी के लिए एक ड्रैगन किंग था। वो भला एक मामूली से बच्चे से कैसे घबरा सकता था? इसलिए वो वहाँ पे रोंगनियान की तारीफ करते हुए कहता है, बच्चे, मानना पड़ेगा तुम्हें काफी ज्यादा दम है। हालांकि तुम यहाँ पे मरने के करीब थे, लेकिन फिर भी तुमने अपना पूरा दम लगाकर ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पे रोंगनियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी फायर एलिमेंट की एनर्जी को समन करते हुए कार्टून में उससे कहता है, तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि हमारा हीरो रोंगनियान वहाँ पे भी नहीं रुकता। वो अचानक से आइस एलिमेंट की एनर्जी को भी वहाँ पे समन कर लेता है और स्नो गॉडेस शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था। पर रोंगनियान जानता था कि उसका मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन के साथ हो रहा है। वो अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करके फ्लेम गॉड रो टेक्निक को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और इन दोनों ही गॉड लेवल की टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हमारा हीरो वहाँ पे 2 अलग अलग डैगर्स को भी बाहर निकाल चुका था। पर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पे एक एक करके बाकी सभी एलिमेंट्स वाले डैगर्स को भी बाहर निकालने लगता है, जिसमें अर्थ, हवा, स्पेस, लाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी वाले डैगर्स मौजूद थे। जिन सभी को रोंगनियान वहाँ पे अपने एक ही अटैक के साथ मर्ज करते हुए अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था। लेकिन रोंगनियान का दुश्मन भी कम ताकतवर नहीं था। पेपेलोकस अपनी अर्थ पावर का इस्तेमाल करते हुए नीचे जमीन पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके चलते देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन समन हो चुका था, जो कि वहाँ पे रोंगनियान को देखकर उसे से जोर जोर से दहाड़ने लगा था। लेकिन रोंगनियान अब उसे वहाँ पे ज्यादा समय नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने उस खतरनाक अटैक के साथ उस ड्रैगन अर्थ किंग का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही उन दोनों के वो खतरनाक अटैक्स आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। अब इस खतरनाक अटैक के बाद वहाँ पे कौन जीता और कौन नहीं, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें पूरे 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन इस खतरनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। तो 10 साल पहले हमें आइस पकोडा टावर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने नेचर के मुताबिक बहुत ठंडी जगह पे मौजूद था। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी और हर तरफ शांति ही शांति थी। लेकिन ये खतरनाक तूफान के पहले से आने वाली शांति थी, क्योंकि आइस पकोडा टावर के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन होने वाला था। क्योंकि आज आइस पकोडा टावर एक होली सेरेमनी के बाद अपनी अगली सक्सेसर को चुनने जा रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें आइस पकोडा टावर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की अपने हस्बैंड और अपने बेटे को याद करते हुए आइस पकोडा टावर की अगली सक्सेसर बनने के लिए आगे बढ़ रही थी। पर अभी भी उसके चेहरे के ऊपर कंफ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रही थी। अभी भी वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। इसी बीच आइस पकोडा टावर के बाहर हम अपने हीरो रोंगनियान को अपने पिता रोंगटियान के साथ देखते हैं, जो कि अपनी बीवी को बचाने के लिए जा रहा था, और आइस पकोडा टावर के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन रोंगटियान वहाँ पे उनमें से किसी की भी परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। हालांकि रोंगटियान जानता था कि इस खतरनाक तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर आज वो अपनी बीवी को ना रोकता तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीवी को खो देता। और इसी डर से रोंगटियान वहाँ पे अपनी मौत की परवाह ना करते
करते हुए आगे बढ़कर वहाँ पे एक एक करके आइस पकोडा टावर के लोगों को मारते जा रहा था, जिसके चलते अब तक पूरे आइस पकोडा टावर के अंदर खलबली मच चुकी थी। लेकिन मेन हॉल के अंदर तो अभी भी होली सेरेमनी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से चल रही थी। इसी बीच हमें वहाँ पे आइस पकोडा टावर के कुछ वॉरशिपर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक था बिंग चियान, दूसरी थी बिंग रोंग, आखिरी और सबसे बड़ा वॉरशिपर वो था बिंग लू, जो कि एक एक करके सभी वहाँ पे उस लड़की के सामने अपना सर झुकाते हुए उसे ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि वो लड़की आइस पकोडा टावर की अगली सक्सेसर जो बनने जा रही थी। तभी जैसे ही वो लड़की वहाँ पे बिंग लू के पास से गुजरती है तो बिंग लू वहाँ पे धीमे लहजे में उस लड़की से कहता है, सीनियर सिस्टर एक बार और अच्छी तरह से सोच लो, अगर एक बार आपने शपथ ले ली तो फिर वापस मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन वो लड़की जो कि अपना मन बना चुकी थी, वो बिंग लू की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए चुपचाप अपने सिंहासन की तरफ आगे बढ़ जाती है, जो देखकर तो आइस पकोडा टावर के आम सैनिक तो एक एक करके अपने अपने घुटनों पे आने लगे थे। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि रोंगटियन अपने बेटे रोंगनियान के साथ आइस पकोडा टावर के वॉरियर्स का मुकाबला करते हुए वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी आइस पकोडा टावर के वॉरियर्स के एक पूरा ग्रुप उन लोगों को चारों तरफ से घेरते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों ही बाप बेटा वहाँ पे अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन वॉरियर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। इवन चलो रोंगटियन तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते कोई भी वॉरियर उसके पास भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन रोंगनियान जो कि अभी के लिए एक छोटा सा बच्चा था, वो भी अपने पिता के साथ मिलकर उन दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा था, क्योंकि रोंगनियान भी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सीधा एक जेट पैंडेट के पास चली जाती है, जिससे जैसे वो लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो जेट पैंडेट खुद ब खुद ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड से बाहर आते हुए उस लड़की के हाथों में चला जाता है। लेकिन वो लड़की जिसका नाम था बिंगलिंगर, उसने अभी तक उस जेट पैंडेट को छुआ भी नहीं था। वो वहाँ पे उस जेट पैंडेट को छूने से पहले अपने बेटे रोंगनियान को याद करते हुए कहती है, मेरे बच्चे रोंगनियान, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती थी। और ये कहकर वो वहाँ पे उस जेट पैंडेट को पकड़ लेती है, जो कि जैसे वहाँ पे उसके हाथों में आता है तो हम देखते हैं कि उस जेट पैंडेट के अंदर मौजूद इनहेरिटेंस धीरे धीरे बिंगलिंगर की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसके चलते बिंगलिंगर को वहाँ पे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि रोंगटियन भी वहाँ पे अपने बेटे रोंगनियान के साथ मेन हॉल के बाहर पहुंच चुका था, जिसे देखकर आइस पकोडा टावर के कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हुए रोंगटियन से कहते हैं, आगे बढ़ने का सोचना भी मत, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हें होली इनहेरिटेंस वाली सेरेमनी को डिस्टर्ब नहीं करने देने वाले। और ये कहकर वो सभी सोल्जर्स मिलकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइस फॉर्मेशन बनाते हुए रोंगनियान और रोंगटियन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुके थे। और बिल्कुल इसी समय पे अंदर की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से ही बिंगलिंगर का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगा था, और तभी उसे रोंगटियन का चेहरा दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे बहुत ही प्यार से उसे अपनी तरफ बुला रहा था। अपने प्यार रोंगटियन को देखकर बिंगलिंगर को वहाँ पे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींचते हुए उस इनहेरिटेंस को अपनी बॉडी के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि बिंगलिंगर वहाँ पे जाकर भी खुद को उस जेट पैंडेट की चुंगल से आजाद नहीं कर पा रही थी। इसलिए बिंगलिंगर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। और ये आवाज बाहर की तरफ मौजूद रोंगटियन और उसका बेटा रोंगनियन भी वहाँ पे सुन लेते हैं, जो कि अभी तक दोनों वहाँ पे अपनी अपनी डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए आइस पकोडा टावर के उन वॉरियर्स का मुकाबला कर रहे थे। पर जैसे ही रोंगटियन वहाँ पे अपनी बीवी की आवाज सुनता है तो वो गुस्से से वहाँ पे पागल होते हुए मेन हॉल के बाहर की तरफ लगी हुई आइस शील्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और रोंगटियन के उस खतरनाक अटैक के बाद वो आइस शील्ड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो वहाँ पे एक बहुत बड़े धमाके के साथ चकनाचूर हो जाती है, जिसके चलते आइस पकोडा टावर के अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान भी उन दोनों बाप बेटे की तरफ चला गया था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बिंगलिंगर वहाँ पे खुद को आजाद करवाने के लिए अपना पूरा दम लगा रही थी, और अपनी माँ और अपनी बीवी को इस तरह से तकलीफ में देखकर वो दोनों बाप बेटा भी जल्दी से उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रोंगटियन चाहता था आइस पकोडा टावर के वॉरशिपर्स उन्हें बिंगलिंगर के पास नहीं जाने देने वाले, इसलिए रोंगटियन वहाँ पे दूर से ही फ्लेम ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बिंगलिंगर की बॉडी के अंदर मौजूद उस इनहेरिटेंस के ऊपर हमला करते हुए उस पूरे के पूरे प्रोसेस को वहीं पे रोक देता है, जिसके चलते बिंगलिंगर को भी वहाँ पे दोबारा होश आ गया था। और वो वहाँ पे रोंगटियन की तरफ देखकर इमोशनल होते हुए कहती है, रोंगटियन तुम आ गए। आपने बीवी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि रोंगटियन अब वहाँ पे और भी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा था, और उसके पीछे पीछे रोंगटियन भी मोम चिल्लाते हुए अपनी माँ की तरफ जाने लगता है। और अपने बेटे को वहाँ पे देखकर तो बिंगलिंगर की आंखों में आंसू आ चुके थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि आइस पकोडा टावर के वॉरशिपर्स आइस वॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बाप बेटे को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी आइस वॉल लगा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि न सिर्फ वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे फ्रीज होने लगा था, बल्कि उसी के साथ साथ जमीन के नीचे से बड़े बड़े आइस स्पाइक से निकल कर बाहर आते हुए उन दोनों बाप बेटे को चारों तरफ से ट्रैप कर देते हैं। जिसके बाद बिंगलू वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए दोनों को पकड़ लो। अब जैसे ही आइस पकोडा टावर के वॉरियर्स उन दोनों बाप बेटे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बिंगलिंगर वहाँ पे दूर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये कहकर जैसे बिंगलिंगर वहाँ पे उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो बिंगलू रास्ते में आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि माफ कीजिएगा कोटे से, एक बार अगर होली इनहेरिटेंस वाली सेरेमनी स्टार्ट हो जाए तो उसे बीच में नहीं
नहीं रोक सकते, आपको तो ये बात पता ही होगी। लेकिन जब बिंगलिंगर वहाँ पे उसकी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो बिंग रोंग और बिंग जियान वहाँ पे उसका रास्ता रोकने के लिए आगे आ जाते हैं। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि पीछे की तरफ रोंग टियान बरस्टिंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो साइज फाल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुका था और उसके बाद उसके रास्ते में वहाँ पे आइस पकोडा टावर को जो भी वॉरियर आ रहा था वो वहाँ पे अपनी बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर जानलेवा अटैक करके एक एक करके उन सभी को जान से मारता जा रहा था। इवन रोंग टियान भी अपने बाप का साथ देते हुए अपनी डिफेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने पिता को प्रोटेक्ट कर रहा था और इस मौके का फायदा उठाकर रोंग टियान वहाँ पे अपनी फायर बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही खतरनाक अटैक के साथ वहाँ पे काफी सारी वॉरियर्स को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं कि अब रोंग टियान के लिए वहाँ पे उस फीमेल कल्टीवेटर को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, जो देखकर रोंग टियान का पिता वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है बच्चों मेरे बच्चे, और ये कहकर रोंग टियान वहाँ पे आगे बढ़कर उस फीमेल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देता है। जिसके बाद रोंग टियान वहाँ पे अपने बेटे से सवाल करते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना, जिस पे रोंग टियान चिल्लाकर वहाँ पे अपने पिता से कहता है फादर आप पीछे देखो, क्योंकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि आइस पकोडा टावर के दो वॉरियर्स अचानक से ही आगे बढ़ते हुए रोंग टियान के ऊपर जानलेवा अटैक कर चुके थे। लेकिन रोंग टियान के सुधार करने की वजह से रोंग टियान समय रहते ही रोंग टियान बहुत ही आसानी के साथ उनके अटैक को डॉज करता हुआ बल्कि उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर चुका था, जो देखा तो बाकी के वॉरियर्स वहाँ पे गुस्सा होते हुए उन दोनों बाप बेटे के ऊपर एरोस चलाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें रोंग टियान वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था। पर तभी उसके पिता बीच में आकर अपनी फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी लोगों को भी वहाँ पे ठिकाने लगा देता है और जो लोग बाकी बचे थे उनके ऊपर भी अपनी फ्लेम से अटैक करते हुए उन्हें भी वहाँ पे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगा था। पर वो सभी लोग भी मिलकर वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए रोंग टियान को पीछे हटाने लगते हैं और ऊपर से कुछ वॉरियर्स तो बेचारे रोंग टियान के ऊपर भी हमला करने लगे थे। लेकिन हमारा हीरो रोंग टियान अपने बचपन से ही अपनी रक्षा करना अच्छे से जानता था, इसलिए उसका पिता वहाँ पे अपने बेटे की ज्यादा परवाह न करते हुए अपने दुश्मनों के ऊपर ध्यान दे पा रहा था। और इसका फायदा ये होता है कि रोंग टियान वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपने सभी दुश्मनों को हरा चुका था। लेकिन तभी एक साथ तीन वॉरियर्स बेचारे रोंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक रोंग टियान वहाँ पे खुद को संभाल चुका था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्लेम बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके उन सभी को भी वहाँ पे ठिकाने लगा चुका था। लेकिन वो फीमेल कल्टीवेटर तो अभी तक भी वहाँ पे रोंग टियान का पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, जो देखकर उसका पिता रोंग टियान उसके ऊपर हमला करते हुए अपने बेटे को लेकर ऊपर हवा में उठ जाता है, जिसके चलते नीचे की तरफ आइस पकोडा टावर के सभी वॉरियर्स एक बार फिर से इकट्ठा होने लगे थे। जबकि रोंग टियान जो कि एक बच्चा था अब तक वो काफी ज्यादा थक चुका था, जो देखकर रोंग टियान वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपने एक ही अटैक के साथ उन सभी को खत्म करने का डिसाइड करता है। और इसलिए रोंग टियान वहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक फ्लेम डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। और अपने इस खतरनाक अटैक के साथ ही रोंग टियान वहाँ पे उन सभी लोगों को उठाकर खुद से दूर फेंक चुका था, जो देखकर तो अब की बार रोंग टियान का मुकाबला करने के लिए रोंगलू खुद आगे बढ़ता है, जो देखकर जैसे रोंगलिंगर उसे वहाँ पे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो बाकी के दोनों वॉचर्स बीच में आते हुए रोंगलिंगर को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि रोंगलू वहाँ पे अपनी आइस रेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोंग टियान और रोंग नियान दोनों के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। पर रोंग टियान उसका मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार था। अपनी फ्लेम एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक फायरवॉल लगा देता है, जहाँ पहले तो रोंग टियान उस खतरनाक अटैक को रोकने में कामयाब हो गया था। लेकिन क्योंकि अब तक रोंग टियान वहाँ पे अपनी काफी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर चुका था, तो इसलिए वो रोंगलू को ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाता और देखते ही देखते रोंगलू का अटैक सीधा आकर रोंग टियान को वहाँ भेंट कर चुका था। लेकिन रोंग टियान को वहाँ पे अपनी चिंता नहीं थी, उसे चिंता हो रही थी तो अपने बेटे रोंग नियान की, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक रोंग नियान की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, जो देखकर रोंग नियान का पिता वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है बच्चों रोंग नियान। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो खतरनाक अटैक जाकर सीधा रोंग नियान की बॉडी को हिट कर चुका था, जो देखकर उसके दोनों माता पिता एक ही टाइम पे चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं रोंग नियान मेरे बच्चे। वहीं उस खतरनाक अटैक के बाद रोंग नियान उड़ता हुआ सीधा पीछे की तरफ जा गिरा था, जो देखकर रोंग टियान जल्दी से भागकर रोंग नियान के पास जाते हुए उससे कहता है मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। वहीं रोंग नियान जो कि जानता था कि अगर आज उसने यहाँ प्यार मान ली तो वो कभी भी अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो अपना पूरा दम लगाकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए अपने पिता से कहता है डैड आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उन दोनों बाप बेटे को सही सलामत देखकर रोंगलू दोबारा वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर रोंगलिंगर पीछे से ही चिल्लाते हुए कहती है मैं ऐसे घटिया आइस पकोडा टावर की इनहेरिटेंस को कभी भी नहीं लूंगी, जो कि बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं दिखाता। और ये कहकर रोंगलिंगर भी वहाँ पे अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों बहन भाई के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को वहाँ पे बांध देती है। और साथ ही साथ रोंगलिंगर वहाँ पे अपने पति और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक आइस बैरियर बना देती है। और उसके बाद वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हुए जाकर रोंगलू के ऊपर भी अटैक कर देती है, जहाँ पे वो रोंगलू को पीछे की तरफ धकेलते हुए उससे कहती है मास्टर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आइस पकोडा टावर की इनहेरिटेंस को ले लेती हूँ तो वो कभी भी मेरे पति और मेरे बच्चों को हर्ट नहीं करेंगे। जिस पे
रोंगलू उसे जवाब देते हुए कहता है, हमारा आइस पकोडा टावर एक मैजेस्टिक क्लैन है जिससे कोई भी आउटसाइडर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश भी करेगा तो हमारा आइस पकोडा टावर उसका नामो निशान मिटा देगा। और ये कहकर रोंगलू भी वहाँ पे अपनी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रोंगलिंगर को पीछे की तरफ धकेल चुका था। और तब तक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे खुद को आजाद करवा चुके थे, जो देखकर रोंगलिंगर वहाँ पे समझ चुकी थी कि वो अकेले यहाँ पे एक साथ इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए वो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आइस एलिमेंट वाली कोडिस को वहाँ पे बुलाना शुरू कर देती है, जो देखकर तो रोंगलू वहाँ पे घबरा कर चिल्लाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, जल्दी से रोको इसे वरना ये यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देगी। रोंगलू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए रोंगलिंगर को वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि रोंगलिंगर वहाँ पे ऑलमोस्ट आइस गोडेस को समन करने में कामयाब हो चुकी थी, जिसके चलते आसपास का पूरा एरिया भी वहाँ पे फ्रीज होने लगा था। जबकि अपनी बीवी को इस तरह से तकलीफ में देकर रोंगटियन भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने फ्लेम कोड से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, फ्लेम कोड मुझे आज अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए आपका एक हाथ चाहिए, प्लीज अपने लेफ्ट हैंड की ताकत मुझे दीजिए ताकि मैं इस दुनिया से सारी इवल एनर्जी को जड़ से खत्म कर सकूं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि रोंगटियन वहाँ पे फ्लेम कोड हैंड को समन करने में कामयाब हो चुका था, जिसका इस्तेमाल करके वो सीधा रोंगलू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे जकड़ लेता है। वहीं रोंगलू को खतरे में देखकर बाकी के दोनों वॉरशिपर्स चिल्लाते हुए कहते हैं, मिस्टर रोंगलू आप ठीक तो है ना? पर तब तक रोंगटियन उसे वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ चुका था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब सी घटना घटने लगती है। चारों तरफ आइस ऑरा फैलना शुरू हो गया था, जो देखकर तो रोंगलिंगर वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये तो मास्टर का ऑरा है। वहीं उसके मास्टर का नाम था बिंगजी, जो कि आइस स्नो गॉडेस की एक बहुत बड़ी वॉरशिपर थी। जबकि लेडी मास्टर बिंगजी को वहाँ पे आते हुए देखकर रोंगलिंगर तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि बाकी की तीनों वॉरशिपर्स बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं लेडी मास्टर बिंगजी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हम देखते हैं कि उसका आइस ऑरा ही वहाँ पे रोंगटियन के फ्लेम गॉड हैंड को फ्रीज कर चुका था। लेकिन लेडी मास्टर बिंगजी तो वहाँ पे भी नहीं रुकती, वो आइस गॉडेस स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए बेचारे रोंगटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुकी थी। हालांकि रोंगटियन उसे रोकने के लिए अपने सामने शील्ड तो लगाने की कोशिश करता है, पर तब तक वो आइस स्पीयर वहाँ पे उसकी शील्ड को चीरता हुआ सीधे जाकर रोंगटियन को हिट कर चुका था, जिसके साथ ही रोंगटियन वहाँ पे चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ जा गिरता है, जो देखकर तो रोंगटियन वहाँ पे डेड चिल्लाते हुए सीधा अपने पिता के पास चला जाता है। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर रोंगलू वहाँ पे खुद को आजाद करवा चुका था। वहीं अपने हस्बैंड की जान को खतरे में देखकर रोंगलिंगर भी खुद को वहाँ पे नहीं रोक पाती और वो भी वहाँ पे भागते हुए सीधे रोंगटियन के पास चली जाती है। जबकि तब तक हम देखते हैं कि लेडी मास्टर बिंगजी भी वहाँ पे नीचे जमीन पे आ चुकी थी, जो कि जैसे नीचे जमीन पे अपने कदम रखती है तो उसके तीनों वॉरशिपर्स जल्दी से उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे ग्रीट करते हैं। वहीं अपनी माँ को वहाँ पे आते हुए देखकर रोंगनियन बहुत ही मासूम लहजे में अपनी माँ से कहता है, माँ हम दोनों आपको यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। रोंगनियन की ये बात सुनकर रोंगलिंगर वहाँ पे इमोशनल होते हुए उन दोनों को हक कर लेती है और उसके बाद वो सीधा अपनी लेडी मास्टर बिंगजी के पास जाते हुए उससे कहती है, मास्टर मैंने आइस पकोडा टावर के लिए अपनी सारी लाइफ कुर्बान कर दी। आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आप इन लोगों की जान बख्श देंगी, तो प्लीज अब आप अपना वादा निभाइए और इन दोनों को छोड़ दीजिए। जिस पे लेडी मास्टर बिंगजी कोल्टून में उसे जवाब देते हुए कहती है, नहीं तुम ऑलरेडी हमारे आइस पकोडा टावर को धोखा दे चुकी हो, तो इसलिए अब तो इनके जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम्हारे साथ साथ इन दोनों को भी हमारी कैद में रहना होगा। और ये कहकर लेडी मास्टर बिंगजी वहाँ पे एक आइस सील का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैप सील को बनाना शुरू कर देती है, जो देखकर रोंगलिंगर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इस आइस पकोडा टावर के लिए अपने प्यार को धोखा दिया था ताकि वो लोग सुरक्षित रहे, पर अब आइस पकोडा टावर मुझे ही धोखा दे रहा है, तो मैं भी आइस पकोडा टावर के बदले में अपने प्यारों को चुनूंगी। और ये कहकर रोंगलिंगर भी वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक आइस बैरियर लगा देती है। और तब तक लेडी मास्टर बिंगजी भी वहाँ पे अपनी ट्रैप सील का इस्तेमाल करते हुए रोंगलिंगर के ऊपर अटैक कर चुकी थी, जिससे रोंगलिंगर वहाँ पे अपने आइस बैरियर का इस्तेमाल करके रोकते हुए अपने बेटे रोंगनियन से कहती है, अपना ख्याल रखना। और ये कहकर रोंगलिंगर वहाँ पे अपना जेट पेंडेंट रोंगनियन और रोंगटियन की तरफ बढ़ा देती है, जो कि उन दोनों के चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगा था। हालांकि ये सब देखकर बेचारा रोंगनियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, नहीं मॉम आप भी हमारे साथ आइए, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन अपने बेटे और अपने पति के लिए ये करना जरूरी था, इसलिए वो वहाँ पे उन लोगों को जाते जाते बहुत ही प्यार से देख रही थी। और जैसे ही वो उन दोनों को आइस पकोडा टावर से बाहर भेजती है तो तब तक वो सील उसके आइस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे जमा चुकी थी, जो देखकर लेडी मास्टर बिंगजी वहाँ पे अपने बाकी के वॉरशिपर्स को आदेश देते हुए कहती है, खत्म कर दो उन दोनों को। अपनी लेडी मास्टर बिंगजी की ये बात सुनकर वो तीनों भी वहाँ पे रोंगटियन और रोंगनियन को मारने के लिए निकल जाते हैं। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि रोंगटियन और रोंगनियन दोनों ही आइस मून एम्पायर के एक डेजर्ट एरिया के अंदर जाके गिरते हैं, जहाँ पे रोंगनियन के हाथों में अभी भी उसकी माँ का दिया हुआ जेट पेंडेंट मौजूद था। लेकिन
रोंगटियन वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर अपने बेटे रोंगनियान से कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और ये कहकर रोंगटियन जल्दी से वहाँ पे अपने पास एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को बाहर निकाल कर उसे एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना देता है। जबकि रोंगनियान वहाँ पे आइस पकोड़ा टावर की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को यहाँ से बचा कर ही जाऊंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रोंगटियन वहाँ पे आगे बढ़कर अपने बेटे से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अभी वो दोनों बाप बेटा इसी तरह से वहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि आइस पकोड़ा टावर के वॉरियर्स उन लोगों को वहाँ पे ढूंढ लेते हैं और वो सभी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन लोगों को चारों तरफ से घेरने लगे थे ताकि वो लोग वहाँ से भाग न सके। जो देखकर रोंगटियान जल्दी से वहाँ पे अपने बेटे को गले लगाते हुए उससे कहता है रोंगनियान मेरे बच्चे अपना ख्याल रखना, तुम्हें अपने माता पिता के लिए जिंदा रहना ही होगा। अपने पिता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रोंगनियान वहाँ पे हैरान होते हुए अपने पिता से कहता है फादर ये आप क्या कह रहे हैं। लेकिन रोंगटियान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो जल्दी से अपने बेटे को उठाकर उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ फेंक चुका था। जबकि खुद वो वहाँ पे फ्लेम कोड की एनर्जी को अपनी बॉडी में समन करते हुए अकेले उन सभी वॉरियर्स का मुकाबला करना शुरू कर देता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि रोंगनियान बेचारा अभी तक भी वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने पिता से कह रहा था नहीं फादर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि रोंगटियान तो वहाँ पे फ्लेम गॉड के एंगर को अपनी बॉडी में समन कर रहा था, जिसके चलते न सिर्फ रोंगटियान की ताकत वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी बल्कि उसी के साथ साथ रोंगटियान वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। उसके रास्ते में जो कोई भी वॉरियर आ रहा था वो एक एक करके उन्हें वहाँ पे राख में बदलता जा रहा था और आखिर में तो वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रॉयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही उन सभी वॉरियर्स को ठिकाने लगा चुका था। पर तब तक रोंग बिंगलू और उसके साथी भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, जो कि तीनों वहाँ पे आते साथ ही आइस होली बॉडीज का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो तीनों वहाँ पे रोंगटियान को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखकर रोंगटियान वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे फ्लेम कोड रो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम कोड की मर्सफुल बॉडी को समन करते हुए उस फॉर्मेशन को एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर चुका था। जो देखकर तो बिंगलू और उसके साथियों की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी और तभी रोंगटियान वहाँ पे कोल्ड टून में अपने बेटे रोंगनियान से कहता है मेरे बच्चे अब से और अभी से तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। और ये कहकर रोंगटियान वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि हम देखते हैं वो सब कुछ वहाँ पे तबाह करने लगा था। और ये आखिरी सीन था जो कि बेचारा रोंगनियान वहाँ पे देख पाया था, क्योंकि उसके बाद वो उस पोर्टल से होता हुआ क्यान किंग रिवर के पास जाके गिरता है, जो कि असल में आइसमून अंपायर का ये किस्सा था। जबकि उसके पिता ने जो तबाही मचाई थी उसे रोंगनियान दूर से ही देख पा रहा था, लेकिन वो अपने पिता की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए रोंगनियान वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए भागना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो रोते हुए अपने मोम डैड को याद करते हुए कह रहा था मोम डैड आखिर आपने ये सब क्यों किया, क्यों मुझे अकेला कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक आइस एलिमेंट वाला कल्टीवेटर रोंगनियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रोंगनियान बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाता है। जबकि वो कल्टीवेटर रोंगनियान के सामने आते हुए उससे कहता है तो तुम एक फायर एलिमेंट वाले कल्टीवेटर हो, जिसपे रोंगनियान अपनी जगह पे खड़ा होकर चिल्लाते हुए गुस्से से उससे कहता है मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। और ये कहकर बेचारा रोंगनियान एक फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करता है तो वो कल्टीवेटर अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ रोंगनियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद वो कल्टीवेटर बिंगचिया ने एक बीस्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रोंगनियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चलते हुए उससे कहता है अब समय है तुम्हें भी तुम्हारे मरे हुए माता पिता के पास भेजने का। और ये कहकर वो रोंगनियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चलते हुए उसे उठाकर काफी पीछे फेंक चुका था, जहाँ रोंगनियान के पीछे एक बहुत बड़ी खाई मौजूद थी। पर आइस पकोड़ा टावर का वॉरशिपर रोंगनियान के पास आकर उसे वहाँ पे मारने की बजाय अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके तड़पाते हुए उससे कहता है तुम्हें मैं तुम्हारे पेरेंट्स की तरह इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। और ये कहकर वो बेचारे रोंगनियान को तड़पाना शुरू कर देता है, लेकिन रोंगनियान वहाँ पे समय रहते ही एक साथ अपने डुअल एलिमेंट की एनर्जी का इस्तेमाल करके उस वॉरशिपर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे धकेल देता है। जो देखकर तो बिंगजियन वहाँ पे गुस्सा होते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगा था, लेकिन तभी बिंगलू वहाँ पे पीछे से आकर उसे रोकते हुए कहता है नहीं रुक जाओ, ये अभी भी एक बच्चा है इसलिए इसे ज्यादा तकलीफ मत दो। जिसपे बिंगजियन बिंगलू के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है ओके मिस्टर बिंगलू जैसा आप कहे। तभी बिंगलू आगे बढ़ते हुए रोंगनियान से कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास हमारी आइस गॉडेस का स्टोन मौजूद है, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो। बिंगलू की यह बात सुनकर रोंगनियान भी वहाँ पे उस गॉडेस स्टोन को बाहर निकाल कर उसे दिखाते हुए कहता है तो तुम इसकी बात कर रहे हो, ये चाहिए तुम लोगों को। और ये कहकर रोंगनियान वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने हाथ को खाई की तरफ ले जाता है, जो देखकर बिंगजियन वहाँ पे गुस्सा होते हुए रोंगनियान से कहता है बच्चे ऐसा करने की सोचना भी मत। पर वो वहाँ पे आगे बढ़ पाता उससे पहले बिंगलू उसे वहाँ पे रोक देता है, जो देखकर रोंगनियान वहाँ पे बिंगलू से कहता है ये मेरी माँ की अमानत है, इसे मैं कभी भी आइस पकोड़ा टावर के हवाले नहीं करने वाला। जिसपे बिंगलू
उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, बच्चे आज नहीं तो कल तुम्हारी माँ को दोबारा से आइस पगोडा टावर कहीं वॉशपेपर बनना होगा। यही उसकी किस्मत है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो अपनी किस्मत से भाग नहीं सकती। बिंगलू की यह बात सुनकर रोंगनियन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, आइस पगोडा टावर कौन होता है? किसी की किस्मत को चुनने वाला। और ये कहकर रोंगनियन वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे नीचे खाई में जंप लगा देता है, जो देखकर बिंगलू भी भागकर उसके पीछे जाते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि रोंगनियन वहाँ पे खाई की गहराइयों में खो चुका था और नीचे की तरफ गिरते हुए वो सीधा एक रिवर के अंदर चला गया था, जिसके साथ ही आइस पगोडा टावर अपने आइस कोड स्टोन को भी खो चुका था। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि रोंगनियन वहाँ पे पानी में और भी नीचे चले जाता जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे मर पाता उससे पहले ही उसकी डुअल एलिमेंट वाली एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और तभी उसे अपने माता पिता की कही हुई आखिरी बात याद आती है, जहाँ उन दोनों ने रोंगनियन से कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। और अपने माता पिता की ये बात याद आते ही रोंगनियन वहाँ पे अपनी आंखें खोल चुका था, जिसके साथ ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी? इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।